हमने हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज़ में हमने इसकी इटियोलॉजी पढ़ ली थी। अब हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे या पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो ये कि मतलब आपकी हाइपरटेंशन क्यों होती है, हर किसी में क्यों नहीं होती है, किसी किसी में क्यों होती है, ठीक है। तो उसकी मेन इटियोलॉजी अगर आप देखेंगे इसकी, तो सबसे पहली बात आपको ये फील होगी कि सबसे पहले जो है इसमें रिड्यूस्ड रीनल सोडियम एक्सक्रीशन, आपकी बॉडी में सोडियम की एक्सक्रीशन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब क्यों होगी, जाहिर सी बात है, या तो आपका सोडियम इनटेक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं अपनी डाइट में, ठीक है, आपका सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, या आपकी किडनी प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जब सॉल्ट रहेगा तो सॉल्ट क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स ये बात है आपका बॉडी तो ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जब ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो रीनल एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन कम क्यों होगी ना, या तो जाहिर सी बात है, या तो किडनी आपकी प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं कर रही है, किडनी का कोई इशू हो गया है, किडनी स्टोन्स हो गए हैं, ठीक है, ये किडनी और फंक्शन नहीं कर रही है, या किडनी डैमेज हो गई है, मतलब किडनी की कोई भी रीनल कॉज हो गया, ठीक है, या आपका सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है, ठीक हो गया। दिस इज़ द वेरी बेसिक बेस लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। या आपका फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, और फ्लूइड इंटेक भी ऐसा जिसका ऑस्मोटिक वो मतलब लाइक आप बहुत ज़्यादा ऐसे ले रहे हो जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। इंक्रीज वास्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब वास्कुलर रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए किस किस कॉजेज़ की वजह से आपका वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। वास्कुलर रेजिस्टेंस यानी कि जो आपकी जो वेजल्स हैं, आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज वगैरह हैं, उसमें उनमें रेजिस्टेंस आ रही है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है, अभी मैं इसकी कॉजेज़ अगर हम खुद देखें तो इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, ओके। अब देखें इसकी कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो कोई एथरोमा हो सकता है। एथरोमा क्या होता है कि ये आपकी ब्लड वेजल है, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेजल है, और इस ब्लड वेजल में थिकनिंग होनी शुरू हो गई है, कोई भी यानी एथेरोस्क्लेरोसिस होनी शुरू हो गई है, मतलब कि क्या हो गया, आपका कोई भी प्लैक बन गया है कोलेस्ट्रोल का, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे ब्लड आएगा तो यहाँ पे नर्विंग होनी शुरू होगी, कोई भी एथेरोमा हो सकता है, ठीक है। या आपकी ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप को जो है वो आपको पोलीसाइथीमिया हो सकता है, ठीक है, ये कॉज हो गया। या आप कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो क्या कर रही हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर्स है, ठीक है, आपकी ब्लड वेजो को कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ, या तो आपका कार्डियक वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कार्डियक वर्कलोड यानी कि आपके हार्ट की पंपिंग बहुत ज़्यादा, आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या आपकी जो है ना हार्ट एक्स्ट्रा पंप कर रहा है, ठीक है। तो इन सारी कॉजेज़ में या फिर आपकी रिड्यूस्ड टिश्यू परफ्यूजन है, रिड्यूस्ड यानी कि जिस ऑर्गन को आप सप्लाई कर रहे हो ना, वो ऑर्गन वो ब्लड उस तरह नहीं ले रहा, गेन कर रहा, ठीक है, हो सकता है वो ऑर्गन डैमेज हो गया या कुछ भी इसमें हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपकी बेसिक कॉजेज़ हो गई हैं। ऑल राइट, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कि कोई भी जेनेटिक कॉजेज मतलब कि अगर किसी की फैमिलियल हिस्ट्री में है ब्लड प्रेशर तो उसको डेफिनेटली सा हो गया, ठीक है। तो मतलब एक तो कि रिड्यूस्ड रीनल सोडियम एक्सक्रीशन, ठीक है, ये समझ आ गया आपको, ठीक है। इंक्रीज वास्कुलर रेजिस्टेंस, ये समझ आ गई, और जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, ये हमारे पास हो गए बेसिक सी चीज़ें। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे होंगे, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, ठीक है। क्या होगा कि आप कोई ऐसा पेशेंट है, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, आपको पता है स्ट्रेस में आपको क्या होता है, आपकी एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन सारे रिलीज़ होते हैं, ये सारे क्या है वाज़ोकंस्ट्रिक्टर्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस में एपी और नॉर एपी और भी बहुत से ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपकी वेजल्स की वैजो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उससे आपकी ब्लड वेजल्स के पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपको हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है। या ओबेस, कोई भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फैट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओबीस है, ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होगा। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स उनमें क्या होगा कि उनकी वेजल्स में क्या होगी, कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन शुरू होगी। हम एथेरोस्क्लेरोसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसमें हम पढ़ेंगे कैसे कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो कोलेस्ट्रॉल आपकी वेजल्स में यूँ
डिपॉजिट हो जाता है और आपकी वेजल्स क्या हो जाती है, थिकंड हो जाती है। जब ये थिकंड हो गई तो ऑफ कोर्स आपकी वेजल की नैरोइंग, और यहाँ पे जब ब्लड आएगा तो ब्लड पे प्रेशर पड़ेगा तो आपकी हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। ये आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी, ठीक है। आप मतलब आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप पूरा दिन सोए रहते हो, नो एक्टिविटीज़, तो जाहिर सी बात है आपका ब्लड प्रेशर राइज होगा। क्योंकि आपकी जो यूटिलाइजेशन है फूड की वो नहीं होगी। आपका जो ग्लूकोज है, जो आप एनर्जी सोर्स लेते हो, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में। वही फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी और वही आपकी वेजल्स में डिपॉजिट होगी और वो फिर आपको क्या कर देगी, हाइपरटेंशन, ठीक। ये हो गया। या फिर आप क्या करते हो कि आप सॉल्ट की बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हो, ठीक है। कंजप्शन, आप इतना ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करते हो अपनी डाइट में, ठीक है, और आपको अपनी हेल्थ केयर की बेसिक वो नहीं पता कि अपने हेल्थ के कैसे ख्याल रखना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके क्या कॉज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी मीन्स ये कि आपने पढ़ना है कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इसकी हिस्टोलॉजी देखें, ठीक है, आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होगी तो आप पैथोलॉजी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होगी इसकी, अगर हिस्टोलॉजी देखें ना आप एक ब्लड वेसल की, तो उसमें क्या होगा, ट्यूनिका मीडिया इंटीमा होगा, ठीक है, इंटीमा होगा और मीडिया होगा, ठीक है, और एडवेंटिशिया होगा, ठीक है। ये मतलब 3 लेयर्स होंगे ना। अभी इंटीमा में क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स होंगे, ठीक है। मीडिया, अच्छा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल तो आपको पता है कि भाई जो इंटीमा है ना, इंटीमा में क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। मीडिया में क्या होते हैं, एसएमसीज होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, और इसका मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ठीक है। अब और एडवेंटिशिया में क्या होते हैं, वही आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये नॉर्मल हिस्टोलॉजी है, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, अब इसमें पैथोलॉजी कहाँ पे आती है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपकी कोई भी ब्लड वेजल है या कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको हाइपरटेंसिव है वो, ठीक है, तो आप उसकी ब्लड वेजल्स का एक क्रॉस सेक्शन लेंगे। जब आप उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, मैंने ये एक ब्लड वेजल है और मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, अब मैं इसको ऊपर से देख रही हूँ, दैट इज़ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसमें सेंटर पे ये इसका ल्यूमेन है, ठीक है। ये वाली जो एंडोथेलियल लाइनिंग आ रही है, ये एंडोथेलियल लाइनिंग होगी एक, ठीक है, एंडोथेलियल लाइनिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर फिर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सारे स्मूथ मसल सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। एक रफ डायग्राम है, स्मूथ मसल सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ अरेंजमेंट होती है। अब एक मॉर्फोलॉजी आपके पास आती है, मैं आपको बताती हूँ, एक मॉर्फोलॉजी आपके पास आती है कि आपको हो जाते हैं हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। हाईलाइन, व्हाट इज हाईलाइन, हाईलाइन का मतलब होता है ग्लासी या पिंकी, ठीक है। अब क्या होता है, एक पिंकी मटेरियल आपकी वेजल्स में डिपॉजिट हो जाता है। होता क्या है, ये आपका सिंपल वेजल है, ये लाइंड बाय सिंपल एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स इज एपिथेलियल सेल्स, सिंगल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, सिंगल लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये आपके डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये वेजल्स, ये मटेरियल यहाँ से ये डैमेज हुई, पीछे तो आपको पता है ना कि मीडिया और इंटीमा एडवेंटिशिया पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपके ब्लड वेजल में ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, ठीक है। ये आपकी ब्लड वेजल डैमेज होना शुरू होगी, ठीक है। अब यहाँ से डैमेज हुई तो सारा जो आपका जो ब्लड है, ब्लड में एक प्लाज्मा कंपोनेंट होता है, एक सेलुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो आपका प्लाज्मा कंपोनेंट है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, अंदर आने शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो एंडोथेलियल डैमेज हो जाती है। अब ये डैमेज क्यों हुआ, डैमेज इसलिए हुआ क्योंकि आपका ब्लड बहुत स्पीडली फ्लो कर रहा था और वो ब्लड ने डैमेज करने शुरू कर दिया आपके एंडोथेलियल सेल्स को, ठीक है। जैसे ही डैमेज हुआ तो जो आपका जो प्लाज्मा है वो यहाँ आके ब्लड वेजल्स के अंदर डिपॉजिट हो गया। जैसे ही वो डिपॉजिट हो गया, वो एक पिंकी अपीयरेंस उसने दी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। इसको इसलिए हम इसको कहते हैं हाईलाइन। और ये किस में होता है, आर्टीरियोल्स में होता है, मतलब लार्ज और मीडियम साइज आर्टरीज में भी होता है, आर्टीरियोल्स में भी होता है। ये आर्टीरियोलो है या जैसे आप यहाँ पे देखें ना, ये आपकी एक ब्लड वेजल है, ये इसका ल्यूमेन है, ठीक है। ये ब्लड वेजल है, ये इसका ल्यूमेन है,
ठीक है। ये सारा डिपॉजिट जो हुआ है ना, दिस इज़ द हाईलाइट मटेरियल, दिस इज़ बेसिकली द प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा कंपोनेंट होता है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और ये आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इज़ोफिलिक स्टेन जब आप देते हैं तो ये आपको पिंकिश नज़र आता है। ठीक है, H&E स्टेन में जब आप इसको देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो होता है बिटवीन द इंटीमा और मीडिया के बीच में होता है, ये वाली इसकी लाइनिंग होती है, ये इंटीमा होती है, और ये वाली जो होती है ये मीडिया होती है। ठीक है, ये सारी मीडिया है। ठीक है, तो इसके बीच में होता है, और ये क्या कर देता है, आपकी वेजल्स को, ल्यूमेन को नैरो कर देता है। जब ल्यूमेन, आपकी हाइपरटेंशन भी है, ठीक है, आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है और आपकी ल्यूमेन नैरो भी हो गई है, ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा। और ये मोस्टली जो है एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन में होता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है आपकी ल्यूमेन की नैरोइंग भी हो जाती है, और इसकी वजह से आपकी आर्टरीज जो होती हैं वो क्या हो जाती है, थिकन्ड वॉल हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन थिंग। और में ये आर्ट्रियोल्स में ज़्यादातर होते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद इसमें एक और चीज़ भी इन्होंने बताई हुई है, इसकी मॉर्फोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सही से फोकस करके पढ़ना है। इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें क्या हो जाती है, नेफ्रोस्क्लेरोसिस होती है। व्हाट इज़ नेफ्रो इज़ नेफ्रॉन स्क्लेरोसिस मींस हार्डनिंग। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन का भी जो ग्लोमेरुलाई है ना, जो नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स वगैरह ना, तो जो ग्लोमेरुलाई होती है उसकी स्कारिंग हो जाती है। क्यों होती है कि आपने याद रखना है कि आपकी जो किडनीज़ हैं, ठीक है, आपकी जो किडनीज़ हैं, किडनीज़ को जो सप्लाई करती हैं वो आपके पास होती हैं आर्टरीज़। ठीक है, अब उन आर्टरीज़ में अगर उनकी हाइलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है तो वो आर्टरीज़ क्या हो जाएंगी, नैरो। जब वो आर्टरीज़, फॉर एग्जांपल ये किडनी को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, ये आर्टरी है और इसमें थिकनिंग हो गई है और ये नैरो हो गई है, तो ये किडनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। जब किडनी की सप्लाई रिड्यूस्ड हो जाएगी तो ऑफ कोर्स किडनी को उस तरह ब्लड नहीं मिलेगा, और किडनी क्या, जब ब्लड नहीं मिलता तो किडनी में क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलाई वगैरह का स्कीमिया होगा। जब स्कीमिया होगा तो क्या होगी, उसकी नेक्रोसिस होंगी। ठीक है, नेक्रोसिस के बाद क्या हो जाएंगी, स्कारिंग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ग्लोमेरुलर स्कारिंग हो जाएगी। ग्लोमेरुलर स्कारिंग इज नेफ्रोस्क्लेरोसिस। नेफ्रो मीन्स नेफ्रॉन, स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग। हार्डनिंग कब होगी, जब उसकी स्कार बन जाएगा, यानी कि डैमेज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहला से ज़्यादा स्कीमिया से जब डैमेज स्कीमिया होता है, यानी कि आपकी ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। ठीक है, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज, इसकी मतलब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। नेक्रोसिस इज़ व्हाट, कि वो डेथ होनी शुरू हो गई है वहाँ पे ग्लोमेरुलाई के टिश्यूज़ वगैरह की, और डेथ के बाद वहाँ पे क्या होगा, स्कार बन गया। ठीक है, दैट इज़ द ग्लोमेरुलर स्कारिंग। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किडनीज़ बहुत अफेक्ट होते हैं। किडनीज़ किस तरह अफेक्ट होते हैं वो आपको समझ आ गई कि आपको नेफ्रोस्क्लेरोसिस होती है। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट एक कहते हैं